गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग हम आपके लिए लेकर आए हैं, है ना, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बउआ लोग, है ना। जो आपको VVI क्वेश्चन है इसमें, है ना। यह आपको क्लास 10th का है ना। और हिस्ट्री विषय यानी इतिहास का है बउआ लोग। यह हमारा गेस प्रश्न है ना। कोशिश हमारी यही है कि आपको, है ना, बोर्ड एग्जाम में 100% इसी से क्वेश्चन आए। कोशिश हमारी यही है। इसमें सारा क्वेश्चन आपको चुनिंदा चुनिंदा लेकर के आए हैं बउआ लोग, है ना। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब चुनिंदा क्वेश्चन है। कोशिश कीजिएगा इसको, है, ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और बउआ लोग हमारी यही राय है कि इतिहास को रटिए नहीं, कोशिश कीजिए इसको समझने की, है ना। समझने का कोशिश कर लीजिएगा। अगर समझ जाइएगा तो इसको अपनी भाषा में बना करके आप जरूर लिख दीजिएगा। हमारी यही राय है ना। तो चलिए बउआ लोग, है ना, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा पार्ट 6 वीडियो है बउआ लोग, है ना। पार्ट 5 तक के 1 से 5 तक को हम आपको प्ले लिस्ट में है ना डाल दिए हैं। आपको वहाँ से देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा करके। ये हमारा 6ठा वीडियो है बउआ लोग, है ना। इस सीरीज का 6ठा वीडियो है। तो चलिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। देखिए 51 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, है ना। 50 तक हम क्वेश्चन पिछला वीडियो में करवा चुके हैं। अब बउआ लोग, है ना, चलिए देखिए, है ना। लेनिन क्वेश्चन कहता है, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग। लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, तो समझिएगा बउआ लोग इसको। कहता है, रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। समझिएगा क्या कहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी में लेनिन नई आर्थिक नीति अपनाई, जिसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने की छूट दी गई, है ना। फिर कह रहा है कुछ आगे कि रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई, जिससे उद्योगों में वस्तुओं के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिससे रूस की स्थिति काफी, है ना, मजबूत हो गया। ठीक था बउआ लोग, लेनिन की नई आर्थिक नीति का, है ना, योगदान। मैंने ये था लेनिन की नई आर्थिक नीति, है ना, कह सकते हैं। तो बउआ लोग, है ना, आपसे निवेदन है कि आप, है ना कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा। लास्ट में वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा बउआ लोग। कमेंट करने से हमें यह पता चलता है कि जो हम वीडियो बना रहे हैं बउआ के लिए, क्या आप लोगों के पास पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा हो या बुरा हो, है ना। बुरा हम नहीं मानेंगे, जो आपको समझ में आए, दिल करे, है ना, या फिर कोई दिक्कत आया वीडियो पढ़ने में, है ना, तो कुछ भी तरह की बात हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा बउआ लोग, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। देखिए कहता है 52 कहता है कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। समझिएगा फिर से क्वेश्चन। कहता है जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ। तो इसको जवाब में कैसे लिखिएगा बउआ लोग, आंसर में कैसे लिखिएगा कि जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में, है ना, साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। जेनेवा समझौता ऑब्जेक्टिव है बउआ लोग, है ना। जवाब दीजिएगा, जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था। तो साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था, है ना। चलिए आओ कुछ लिखता है इसमें, जिसके अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरी वियतनाम, है ना, दूसरा है दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी। आया समझ में क्वेश्चन। चलिए, है ना, फिर से समझने का कोशिश कीजिएगा बउआ लोग, फिर से समझाते हैं। कहता है जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ, है ना, कब और किसके बीच हुआ।
तो जिनेवा समझौता हुआ हमारा 1954 ईस्वी में, किसके किसके बीच, तो साम्यवादी और अमेरिका के बीच में, है ना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरी वियतनाम, है ना, दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिकी सरकार बनी। अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। क्या कीजिएगा, इसको आप अपनी भाषा में मचोड़ लीजिए इसको, है ना। अब इसको आप अपनी भाषा में मचोड़ करके बना लीजिए, है ना, कि कभी जिंदगी में नहीं भुलाइए। परीक्षा तो दूर गया, है ना। तो चलिए बउआ लोग, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है ना, भारतीय प्रेस के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। लिखिए, देखिएगा क्वेश्चन फिर से, कि भारतीय प्रेस के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। तो इसको कैसे लिखिएगा बउआ लोग, आंसर में इसको लिखिएगा कि प्रेस संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस संस्कृति ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्येक पक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया, है ना। इसको हम लोग पॉइंट करके बनाए हैं। चलिए, पहला पॉइंट में लिखे हैं राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका, भारतीय प्रेस के राजनीतिक क्षेत्र में भूमिका। इसको लिखिएगा कैसे बगा लोग, कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पूर्व, है ना, भारतीय समाचार पत्र भारत में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले रखा था, है ना। राजनीतिक गतिविधियों के, है ना, सक्रिय भागीदारी के लिए समाचार पत्र जनता को जागृत एवं प्रोत्साहित करते थे, है ना। अगला पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में भूमिका। भारतीय प्रेस की आर्थिक क्षेत्र में भूमिका देखिए कैसे निभाया था। ब्रिटिश सरकार की शोषण वाली आर्थिक नीति विरुद्ध प्रेस ने आवाज उठाई। प्रेस ने अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में हो रहे आर्थिक शोषण का घोर निंदा की। भारतीय प्रेस के द्वारा ही हुआ था बगलो। अगला पॉइंट में लिखे हैं सामाजिक क्षेत्र में भूमिका, मतलब भारतीय प्रेस का सामाजिक क्षेत्र में क्या भूमिका था जो लिखे हैं, इसको में लिखे हैं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रेस ने उस समय के भारतीय समाज के विकृत रूप को, है ना, लेख के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो ये था बउआ लोग, है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बउआ लोग। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अपनी भाषा में बना लीजिएगा, है ना, तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा बउआ लोग। कोशिश कीजिए इसको अपनी भाषा में बना करके 1-2 बार लिखिए इसको कॉपी पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बउआ लोग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा बउआ लोग, कहता हूँ 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। फिर से समझिए, कहता 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों का संक्षिप्त विवरण दे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बउआ लोग, है ना। तो इसको लिखिएगा कैसे, लिखिएगा विश्व के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। विश्व के आर्थिक संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण लिखेंगे, यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ। माने यह संकट औद्योगिक क्रांति के कारण वस्तुओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादन, माने जितना की आवश्यकता थी ना उससे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया गया, तो यह संकट, है ना, विश्व का आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, पहला कारण हुआ। दूसरा कारण में क्या लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि अमेरिका से माल आयात करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना। इतना ही बर्बाद हो गए थे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे,
है ना। जब अमेरिका माल को कोई, है ना, है ना, जब तैयार माल, है ना, जब तैयार माल का कोई खरीदारी नहीं कर रहा था तो वहाँ के कारखाने बंद हो गए और लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए। जब सामान बनेगा बनेगा और उसका बिक्री होबे नहीं करेगा, है ना, तो फिर बताइए कंपनी तो बंद होबे करेगा, लॉस में जेबे करेगा, है ना। बनाने में तो खर्च होता है ना बगल लोग, तो बनाने में खर्च होगा तो कंपनी लॉस में जाएगा, कंपनी लॉस में जाएगा तो आखिरकार वो बंद होबे करेगा। अब बंद होगा तो क्या हुआ कि लाखों मजदूर क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो आशा है कि आपको यह क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा वो लोग, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। देखिए बगल लोग, अगला है 45 कहते हैं 55 क्वेश्चन, है ना। रॉलेट, है ना, रॉलेट एक्ट क्या है ना, रॉलेट एक्ट क्या है, समझिएगा बगल लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। लिखिएगा इसको आंसर कैसे। देखिए, भारत में क्रांतिकारियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। इसके अनुसार सरकार किसी भी भारतीय को गिरफ्तार कर उस पर बिना मुकदमा चलाए बंदी गृह में रख सकता था। भारतीयों ने इस कानून को तीव्र विरोध किया। ये था बगलो रॉलेट एक्ट, है ना, यही था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 56, है ना। कोशिश कीजिएगा हर एक क्वेश्चन का, है ना, आप अपनी भाषा में जवाब देने के लिए। इसको 2 बार 3 बार लिखिए। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, समझने के बाद इसको 1 बार 2 बार लिखिए। लिखने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए, तो कहता है क्वेश्चन नंबर 56, दांडी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। जो दांडी यात्रा हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था दांडी यात्रा, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की, है ना। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर, है ना, नमक कानून का उल्लंघन करना था। पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, है ना, नमक के लिए कानून बनाया गया था बगल लोग, है ना। उसी को समाप्त करने के लिए दांडी यात्रा, है ना, शुरू हुआ था बगल लोग। तो दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य, है ना, जो नमक के लिए जो कानून बनाया गया था उसको उल्लंघन करना, उसको तोड़ना, है ना। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी द्वारा, है ना, सफल हो पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए कहता है 57 बगलो कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन है बगलो। पहला है दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, और इसी में है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं। तो चलिए इसको एकदम हम यहाँ पे एकदम डिटेल से बनाए हैं बगलो, है ना। तो चलिए, अगर लघु उत्तरीय में पूछ दिया तो कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था नमक कानून को तोड़ना। उस समय किसी के द्वारा नमक, है ना, बनाना गैर कानूनी था। उस समय किसी के द्वारा नमक बनाना गैर कानूनी था, क्योंकि इस पर सरकार का एकाधिकार था, है ना। नमक आप अपने मर्जी से नहीं बना सकते थे, उस पर सरकार का अधिकार था, है ना, ये था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की, है ना। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। कितने लोगों को लेकर के साथ में, 78 लोगों को, 78 लोगों को लेकर के साथ में दांडी यात्रा शुरू किए थे, है ना। यह एक ऐतिहासिक यात्रा बन गया था बगलो। 5 अप्रैल को वह दांडी पहुँचे, है ना।
तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर, है ना, कानून का उल्लंघन किया। नमक कानून की अवज्ञा के साथ ही पूरे देश में सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रसार हुआ, है ना, प्रसार हो गया। देखिए बगल आगे लिखे हैं कि आंदोलन के कार्यक्रम इस प्रकार था। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। देखिए पहला पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिखे हैं बगलो। पहला पॉइंट में लिखे हैं हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। दूसरा था छात्रों स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करें। तीसरा है ना, तीसरा पॉइंट में लिखे हैं विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए। चौथा है ना, कि जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके आंदोलन के कार्यक्रम देखिए था क्या था, है ना, सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए, न सरकार को कोई कर नहीं, टैक्स नहीं देना है। पांचवा था औरतों को शराब की दुकानों के आगे धरना देना चाहिए। छठा है वकील अदालत छोड़े तथा सरकारी कर्मचारी पर त्याग करे। सातवां है हर घर में लोग चरखा काटे और सूत बनाए। यह था बगलो आंदोलन का कार्यक्रम, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया होगा बगलो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। कहता है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। समझिएगा बगलो, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो इसको लिखेंगे, देखिएगा कैसे बगलो, है ना। लिखिएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा बाधक था। कड़ा नहीं, बड़ा होगा यहाँ पे बगलो, है ना, वहाँ पे बड़ा होगा। सबसे बड़ा बाधक था, यहाँ पे बड़ा होगा, है ना, बड़ा बाधक था तथा इसे हटाए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था। अतः ऑस्ट्रिया से मुक्त, ऑस्ट्रिया से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पे पाने होगा बोलो, है ना, पाने के लिए उसे युद्ध में हराना जरूरी था। इसके लिए आवश्यक था कि जर्मनी सैनिक, है ना, सुदृढ़ से मजबूत बने। विलियम प्रथम ने इसके लिए प्रशा की सैनिक शक्ति बढ़ाने की योजना बनाई। उदारवादियों के विरोध के बाद भी विलियम प्रथम ने सैन्य बजट बढ़ाया। विलियम प्रथम ने इस नीति के कारण जर्मन के चांसलर बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया, जिससे जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो ये था बगलों जर्मनी, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगलों। क्या कीजिएगा, इसको ना आप अपनी भाषा में एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप कॉपी पे 2-3 बार लिखिए इसको, अपनी भाषा में इसको लिखिए। लिखने से क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा बगलों। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन बगलो, क्वेश्चन नंबर, है ना, 59 देखते हैं। कहता है इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था। इटली के एकीकरण में मेजीनी का क्या योगदान था। तो इसको लिखिएगा, कैसे जवाब दीजिएगा बाबा लोग जो लिखेंगे, है ना। हम लोग लिखेंगे इटली के एकीकरण में मेजीनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजीनी एक उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। वह इटली को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना चाहता था और उसे एक, है ना, एकीकृत गणतंत्र के रूप में देखना चाहता था। वह योग्य सेनापति के साथ साथ, है ना, गणतांत्रिक विचारों का भी समर्थक था। मेजीनी ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, है ना। 1831 में यंग इटली की स्थापना हुआ था बगलों, है ना, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली प्रायद्वीप से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणतंत्र स्थापित, यहाँ पर स्थापित होगा बोलो, है ना, स्थापित करना था। मेजीनी ने
1834 में है ना यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जो यूरोप के है ना जो यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहित किया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में है ना जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया तथा उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण मेजीनी को विवश होकर इंग्लैंड जाना पड़ा। इसके बावजूद भी उसने हार नहीं माना और वह अपने लेखों एवं रचनाओं के जरिए इंग्लैंड से ही इटली के एकीकरण के आंदोलन को प्रेरित करता रहा। तो ये था बउआ लोग हमारा है ना इटली के एकीकरण में मेजीनी का योगदान। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बउआ लोग, है ना। इसको आप अपनी भाषा में बना करके कॉपी पर इसको 2-3 बार लिखिए बउआ लोग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, है ना। समझिएगा, रूस की क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूस के क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। तो चलिए बउआ लोग इसको कैसे लिखिएगा जो समझिएगा। कह रहा है रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। रूस की क्रांति के 2 कारण निम्नलिखित है ना। चलिए 2 कारण कौन कौन है जो समझते हैं बउआ लोग। पहला कारण है आपका जार की निरंकुशता एवं अयोग शासन। तो इसमें लिखिएगा कैसे लिखिएगा, 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में निरंकुश शासन कायम थी। वहाँ के जो राजा थे जिन्हें जार कहा जाता था वे जनता पर अत्याचार करता था। उसे आम लोगों के सुख दुख की बिल्कुल चिंता नहीं थी। वह सिर्फ अपना कार्य से मतलब रखता था। जनता गरीबी में है या परेशानी में, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। कोई भी जनता अगर जार के खिलाफ आवाज़ उठाती थी तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी और उसकी आवाज़ को दबा दी जाती थी। इसके कारण वहाँ के जनता उसके विरुद्ध आंदोलन के लिए एकजुट होने लगे। फलस्वरूप रूस की क्रांति हुई। रूस की क्रांति का ये सबसे बड़ा कारण था बउआ लोग। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट में, है ना, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसके कारण भी रूस की क्रांति हुई थी। देखिए इसमें लिखेंगे कैसे, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, है ना। उन्हें काम अधिक करना पड़ता था, है ना। उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उसके पास कोई है ना राजनीतिक अधिकार नहीं थे। वहाँ के मजदूर रूस के राजा जार से काफ़ी दुखी थे और सभी यही चाहते थे कि रूस का जो राजा निरंकुश है उसका शासन खत्म होना चाहिए, है ना। तो ये था बउआ लोग हमारा, है ना, रूस की क्रांति के किन्हीं 2 कारणों, है ना। तो बउआ लोग आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को है ना लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत आए, है ना, या अच्छा लगे वीडियो या फिर जो भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर कीजिए बउआ लोग, खाली हाथ नहीं जाइए, है ना। जैसे हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए हैं तो उधर से आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट हमें दे करके जाइए। तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए बउआ लोग, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बउआ लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।